आज हमारा पहला क्वेश्चन है अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस इफ ट्रायल बैलेंस किन केसेस में मैच नहीं होता, हमें ये बताना है। ए करेक्ट जनरल एंट्री पोस्टेड इन ट्वाइस, अगर हम एक ही जनरल एंट्री को 2 बार पोस्टिंग कर दें तो क्या ये ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा? हाँ, ये मैच कर जाएगा। दूसरा है परचेज ऑन अ क्रेडिट बेसिस इज डेबिट टू द परचेज एंड क्रेडिट टू कैश, यानी कि हमने क्रेडिट पर सामान खरीदा, यानी कि परचेज टू वेंडर हो गया है, एंट्री ये होनी चाहिए थी, लेकिन हमने यहाँ पे वेंडर को ना करके हमने कैश को क्रेडिट कर दिया, तो इससे क्या हमारे ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा? हाँ, तभी मैच कर जाएगा। क्रेडिट और परचेज दोनों सही जा रहे हैं, चाहे हमने वेंडर को नहीं क्रेडिट किया, हम चाहे कैश हुआ तब भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, डेबिट और क्रेडिट मैच कर जाएगा। तीसरा हमारा 500 रुपीज़ कैश पेमेंट टू द क्रेडिटर इज डेबिट टू ट्रेड पेबल इज ₹50 एंड क्रेडिट टू कैश एज 500, यानी कि 500 रुपये की हमें कैश पेमेंट करनी थी क्रेडिटर को, यानी कि क्रेडिटर टू कैश करना था हमें, क्रेडिटर टू कैश जाना था यहाँ पर, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर अमाउंट की गड़बड़ी कर दी 50 रुपये की, और दूसरा है 500 रुपये की, यानी कि यहाँ पर मिसमैच हो गया, 50 लिख दिया हमने और यहाँ पर क्रेडिट में 500 रुपये हो गया। तो इससे साफ पता चल रहा है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मिसमैच कर जाएगा, तो हमारा सही आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम अ जनरल टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द लेजर इज टर्म्ड एज, हम लोग अगर जनरल एंट्री से सीधे लेजर अकाउंटिंग करते हैं तो उस टर्म को क्या बोलते हैं हमें बताना है। पोस्टिंग कहते हैं, परचेज कहते हैं, बैलेंस अकाउंट कहते हैं, तो इसका सही आंसर है पोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 है, जनरल एंड लेजर रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन, जनरल और लेजर के अंदर रिकॉर्ड्स करते हैं ट्रांजैक्शन को इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या एनालिटिकल ऑर्डर। दूसरा है एनालिटिकल ऑर्डर या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एंड थर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, क्या हम इसे डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम लोग इसे सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं एनालिटिकली, तो इसका आंसर है ए। हम लोग लेजर या जनरल एंट्री डेट वाइज डालते हैं, उसके बाद हम उन्हें सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं कि जो परचेज में जाएगा, कोई कैपिटल में जाएगा, मशीनरी में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो पहले डेट वाइज अरेंज होगा जनरल और लेजर के अंदर, उसके बाद हम सिस्टमेटिकली एनालिटिकल ऑर्डर में से अरेंज करेंगे, तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कैश बुक इज अ टाइप ऑफ बट ट्रीटेड एज अ डैश ऑफ अकाउंट्स, तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। पहला ऑप्शन है ए सब्सिडरी बुक, दूसरा प्रिंसिपल बुक, दूसरा सब्सिडरी बुक, थर्ड है सब्सिडरी बुक एंड सब्सिडरी बुक। तो हम लोग इसको मानते हैं कैश बुक इज अ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक, लेकिन ट्रीटेड एज ए प्रिंसिपल बुक। हम लोग कैश अकाउंट जब बनाते हैं तो हम इसे एक सब्सिडरी बुक भी मान लेते हैं और एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी मान लेते हैं, नहीं तो बाकी जो हम लोग बुक्स बनाते हैं, चाहे परचेस हो, सेल्स रिटर्न हो, इन सबको हम डिफरेंट बुक मानते हैं, इन्हें हम सब्सिडरी बुक मानते हैं और अदर देन सब्सिडरी बुक्स भी मानते हैं। लेकिन कैश बुक की कैश अकाउंट को जब हम बनाते हैं तो इसको हम लोग जनरली सब्सिडरी बुक भी मान लेते हैं और प्रिंसिपल बुक्स भी मानते हैं। यही एक लौता अकाउंट है जिसे ये दोनों खिताब मिले हुए हैं, तो इसका सही आंसर है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉन्ट्रा एंट्री आर पास ओनली व्हेन, कॉन्ट्रा एंट्री कब पास होती है? ए डबल कॉलम कैश बुक जब, या फिर 3 कॉलम कैश बुक जो बनाते हैं, या फिर सिंपल कैश बुक बनाते हैं तब। कॉन्ट्रा एंट्री बनाने के लिए आपके पास डबल कॉलम कैश बुक, अच्छा जो कितने कॉलम जो हम लोग बनाते हैं इसका मतलब क्या है? डबल कॉलम में कैश की एंट्री हो सकती है, बैंक की एंट्री हो सकती है और डिस्काउंट की एंट्री होती है। 3 तरह की एंट्री होती है, इसे बोलते हैं हम 3 कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में कैश बुक भी आ सकता है या बैंक भी आ सकता है, या बैंक या डिस्काउंट भी आ सकता है।
सिंपल कैश बुक में खाली कैश ही आएगा, और लेकिन जब ट्रिपल कैश बुक बनाएंगे तो ये तीनों हो जाएगा। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो 3 है, यानी कि जहाँ कहीं पे भी कैश और बैंक का ट्रांजैक्शन आएगा एक साथ कैश बुक के अंदर, वहीं पर ही काउंटर एंट्रीज होगी, क्योंकि बैंक और कैश ही मिलकर काउंटर एंट्रीज बनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 3 कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक हम जब क्वेश्चन करते हैं ज़्यादातर हम लोग कैश और बैंक लिखते थे, लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट भी तो आ सकता है, तभी हम सिर्फ डबल कॉलम कैश बुक या फिर बैंक को डिस्काउंट आ जाए तभी हम डबल कॉलम कैश बुक बोएंगे। लेकिन इस ऑप्शन के मुताबिक हम सिर्फ जब 3 कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों ही आ जाएंगे, तो सही आंसर हम से बी ही मानेंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ऑप्शन 6 कह रहा है हमारा क्वेश्चन 6, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। बीआरएस हम किसकी मदद से बनाते हैं? अ बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, या बी बैंक स्टेटमेंट एंड कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, या ऑप्शन सी बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। बीआरएस कैसे बनेगा हमारा? बीआरएस बनाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स कैश कॉलम तो होना ही चाहिए हमारे पास, बिना कैश बुक के हम कैसे पता चलाएंगे? लेकिन कैश कॉलम में हम देखेंगे क्या? उस कैश कॉलम के अंदर 3 चीज़ें तो होती हैं, कैश, बैंक, डिस्काउंट। तो हम देखेंगे कैश कॉलम का बैंक कॉलम, कि कितना कैश गया बैंक में और कितना बैंक से पैसे आए। तो कैसे पता चलेगा? हमें बैंक कॉलम से पता चलेगा कैश बुक के। लेकिन बैंक में हम क्या देखते हैं? बैंक के अंदर देखते हैं हम लोग बैंक स्टेटमेंट, तो के अंदर कैश स्टेटमेंट नहीं होता, बैंक का स्टेटमेंट होता है। तो इसका सही आंसर है ए। जब हम बीआरएस बनाते हैं तो हम लोग बैंक स्टेटमेंट देखते हैं और पासबुक की बैंक की स्टेटमेंट देखी जाती है और कैश बुक का बैंक कॉलम देखा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 कहता है व्हेन द बैलेंस एज पर द पासबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट द इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक इज। अगर पासबुक से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये हमारा बीआरएस की बात कर रहा है। अगर हम लोग पासबुक से शुरुआत, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउड किया है और हमें कैश बुक तक पहुंचना है कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमें पासबुक है बीआरएस के अंदर और हमें कैश बुक तक पहुंचना है, उसके बैलेंस तक हमें बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया है। ठीक है, पासबुक हमारी बढ़ गई है लेकिन कैश बुक तो बढ़ी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? एडेड होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, या कुछ भी नहीं करना है? तो इसका सही आंसर है हमारा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर पासबुक में तो बैलेंस बढ़ गया, इंटरेस्ट मिल गया बैंक की तरफ से, लेकिन कैश बुक में तो बढ़ा ही नहीं, तो पासबुक को हम लोग कम कर देंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कहता है, 8 ही कह रहे थे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज। ऑब्जेक्टिव क्या होता है डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने का? क्या हम कोई सीक्रेट रिजर्व बनाएं, रिड्यूस द बुक वैल्यू ऑफ एसेट, या एलोकेट कॉस्ट ऑफ द एसेट? इसमें से क्या अप्रोप्रिएट लगेगा? आपको सीक्रेट रिजर्व तो बनानी है, तो डेप्रिसिएशन की हमें मदद, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। बुक वैल्यू एसेट की कम होती है, हाँ कम होती है। जब से हम डेप्रिसिएशन लगाना शुरू करते हैं हर साल उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। दूसरा एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट, ये भी सही है। देखिए इसमें सबसे बढ़िया आंसर क्या है? ये एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट। आज हमने 10 लाख की कोई मशीन खरीदी है, जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, मान लीजिए हम 10 साल के लिए डेप्रिसिएशन लगाया, तो उसमें यानी कि हम लोग हर साल, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि नोशनल एंट्री करते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग 1 लाख रुपए हर साल प्रॉफिट में से सेट असाइड कर देते हैं, ताकि भविष्य में 10 साल बाद ये 1-1 लाख रुपए बन के 10 लाख रुपए हो जाएगा। और जैसे ही 10 लाख रुपए हो जाएगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो कॉस्ट है इसको हम लोग अलोकेट कर रहे हैं दूसरे 10 साल बाद, जब ये स्क्रैप में चला जाएगा तो उस टाइम पर हम एक नया एसेट खरीदेंगे जिसकी कीमत 10 लाख के आसपास होगी, ये हमने एज्यूम किया है। तो ये इसका सही आंसर है एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर द ईयर्स। ठीक है, इसका
ये सही आंसर है। डेप्रिसिएशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स डज नॉट डेप्रिशिएट। ये तो बहुत आसान है, हम बता लेंगे इनमें से किस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, मशीनरी, इक्विपमेंट, पेटेंट या लैंड। इसका सही आंसर है ज़मीन। ज़मीन कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, ठीक है। ज़मीन की कीमत मोस्टली या तो स्टेबल रहती है या फिर बढ़ती है, तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो सही आंसर है इसका सी। ऑप्शन नंबर 10, कोई क्वेश्चन नंबर 10 है। ऑब्सोलेसेंस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट में बी कॉस्ड बाय। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों होती है किसी एसेट की, किस वजह उस एसेट की डेप्रिशिएट किया जाता है? टेक्नोलॉजी की वजह से, हाँ टेक्नोलॉजी की वजह से डेप्रिशिएशन होता है। नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो पुरानी मशीन तो वैसे ही ऑब्सोलीट हो जाएगी, पहले बटन वाली होती थी, अब टच स्क्रीन आ गई है, तो नई टेक्नोलॉजी की वजह से जो मशीन है वो ऑब्सोलीट हो जाती है। इम्प्रूवमेंट द प्रोडक्शन मेथड, हाँ अगर प्रोडक्शन मेथड अगर बेहतर बन जाए किसी नई मशीन की वजह से, तो पुरानी मशीन ऑब्सोलीट हो जाती है, डेप्रिशिएट कर जाती है, इसलिए हमें डेप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ता है। चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस आउटपुट, हाँ ये भी फैक्टर करता है। प्रोडक्ट और सर्विस की जो डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क आ जाए तो भी हमें डेप्रिसिएशन करना पड़ता है। लीगल एंड अदर रेस्ट्रिक्शन, अगर बाई लॉ वो मेथड ही चेंज कर दे, अगर लॉ में लिख दिया जाए कि अब से हम रिटन डाउन मेथड या सेट टाइम मेथड या यूनिट मेथड की जगह हम कोई और मेथड यूज़ करेंगे, तो भी डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज हो जाता है। या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही अलग कर दिया जाए, तब भी बाई लॉ इसे हम लोग जो एसेट है डेप्रिशिएट कर जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1, 2, 3 एंड 4 1 से लेकर 4 तक ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स को, और इन सारी की वजह से ही डेप्रिसिएशन होता है किसी मशीन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अब है 11th, ये है बिल ऑफ एक्सचेंज का। ओके, 1 जनवरी 2023 को हमने एक बिल को ड्रॉ किया है जिसकी वैल्यू है 1,20,000 फॉर 3 मंथ्स। मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल विल बी, हम बताना है कि अब इसकी मैच्योरिटी डेट बतानी है। 1 तारीख को हमने इशू किया है, 1 जनवरी को, 3 महीने की इसकी पीरियड है, तो मैच्योर कब होगा? ऑफकोर्स 3 महीने बाद होगा, यानी कि फेब में, मार्च और अप्रैल। अप्रैल कौन सा होता है? 4th मंथ होता है। डेट कौन सी होती है? जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें हमें खासतौर से बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, उनमें हमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलता है। तो अगर हमने 1 तारीख को कोई चीज़ इशू की है तो ग्रेस पीरियड कितना हो जाएगा? 2, 3 और 4 तारीख, यानी कि अप्रैल की 4 तारीख और चौथे महीने में हमारा मैच्योरिटी पीरियड आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता कौन है? क्रेडिटर, डेटर या डिबेंचर होल्डर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होता है क्रेडिटर, यानी जो क्रेडिटर होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है, और जो डेटर होता है वो इसे एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उसे हम लोग एक्सेप्टर कहते हैं। क्रेडिटर को हमारा जो ड्रॉर कहते हैं, तो इसे ड्रॉ करने वाला कौन होता है? हमारा क्रेडिटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब बताना है कि प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? सेलर, सेलर बनाता है, परचेसर बनाता है या एंडोर्सर बनाता है? इसका जो सही आंसर है, अगर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज अगर क्रेडिटर बनाता है तो प्रोमिसरी नोट बनाता है हमारा डेटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सेलर, परचेसर या एंडोर्सर, बताओ। इसका सही आंसर होगा हमारा परचेसर। ये परचेसर ही हमारा डेटर होता है जिसे क्रेडिटर को पैसे देने होते हैं, ठीक है।
तो प्रॉमिसरी नोट बनाता है हमारा परचेसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स अनकंडीशनल ऑर्डर, अ प्रॉमिस, अ रिक्वेस्ट टू डिलीवर द गुड्स। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आखिर होता क्या है? क्या ये प्रॉमिस पे करना है? नहीं, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। प्रॉमिसरी नोट होता है प्रॉमिस देने के लिए कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, तो इसका आंसर प्रॉमिस तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा है अ रिक्वेस्ट टू डिलीवर द गुड्स, नहीं, रिक्वेस्ट नहीं होती है। तो क्या ये अनकंडीशनल ऑर्डर? जी हाँ, ये अनकंडीशनल होता है। जब भी आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो आप उसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं करते कि मान लीजिए बारिश हो गई तो मैं नहीं आऊँगा आपको बिल ऑफ एक्सचेंज देने, ये कोई कंडीशन नहीं होती है। मेरे पास पैसे कम है तो मैं आपको अगले महीने पैसे दूंगा, ये भी कंडीशन है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पर कंडीशनल इन्वॉल्व होती है उस वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर काउंट नहीं किया जाता। और बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन होती है कि वो अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें किस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो ये अनकंडीशनल्स होता है, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, प्रॉमिसरी नोट हो या चेक हो, ये सब अनकंडीशनल होना चाहिए, उन पर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर कंडीशन होगी तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएंगे, वो एक एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, द अमाउंट ऑफ परचेज इफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि सीओजीएस दे रखा है हमें, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। हमसे पूछा क्या है, हमें अमाउंट ऑफ परचेज निकालना है, मैंने हमें परचेज में बताना है कि इनमें से क्या होगा। हम्म, अगर देखा जाए तो मान लीजिए हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कहता है, ओपनिंग स्टॉक आता है हमारे पास, परचेज होता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, सेल्स आती है और क्लोजिंग स्टॉक आता है। ठीक है, सिंपल तरीका है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम लोग सेल वैल्यू नहीं देते, हमें लोग यहाँ पर सीओजीएस दे रखा है, हम सीओजीएस निकालते हैं। इसका जो हमें दे रखा है ये कितना है, 80,700। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दे ही रखी है यहाँ पर, तो ये दोनों मिल गए हमें। ओपनिंग इन्वेंट्री भी दे रखी है हमें 5,800। ठीक है, प्रॉफिट हमें दे नहीं रखा तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, जो चीज़ नहीं दे रखी है हम उसे ज़ीरो मान लेते हैं। अब हमें निकालना है परचेस, तो ऑफकोर्स इन्हें बैलेंस करेंगे हमें, तो हमें जब बैलेंस करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो हमें परचेस मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास वो 80,900 होगा। 80,000 प्लस 6,000 माइनस कर देंगे 5,800 को, तो हमारे पास आ जाएगा 80,900। ठीक है, ये इन्वेंट्री का क्वेश्चन है, ये इन्वेंट्री का। हाँ, तो आप लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डू नॉट परमिट फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। यानी कि एएस यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जब हम कोई इन्वेंट्री बनाते हैं उसकी वैल्यूएशन करते हैं तो इनमें से कौन सा मेथड है जिसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ नहीं करता, फीफो, एवरेज कॉस्ट या लीफो। तो मैं बता दूं, फीफो अलाउड है, एवरेज कॉस्ट भी अलाउड है, लेकिन लीफो अलाउड नहीं है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो आखिर में आएगा उसे हम सबसे पहले बाहर निकालेंगे, तो ये मेथड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ नहीं करता। आप फीफो के जरिए निकाल सकते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट के जरिए निकाल सकते हैं, इन सब। ठीक है, तो इसके जरिए अलाउ है कि आप लोग जो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है लीफो, ये अलाउड नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, अब है हमारा कैलकुलेशन पार्ट। गुड्स परचेस्ड 1,00,000 रुपीज, सेल्स 90,000, मार्जिन 20% और कॉस्ट, और क्लोज इन्वेंट्री बताइए। यानी कि बताने की क्लोजिंग इन्वेंट्री बतानी है कि कितनी है। तो हमें मार्जिन का मतलब होता है यहाँ पे प्रॉफिट, 20% ऑन कॉस्ट पर हम लोग बेच रहे हैं इसे। ठीक है, नहीं 20% ऑफ प्रॉफिट है, निकलेगा कैसे, ये तो कॉस्ट पे दे रखा है। सबसे पहले हम इसे निकालेंगे इसकी
जैसे हमने सेल दे रखा है 90,000, 90,000 को पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं, इसका प्रॉफिट क्लोजिंग इन्वेंटरी तब निकालेंगे इसका। यहाँ पर हम से निकालेंगे 90,000, ठीक है। उसके बाद हमसे मल्टीप्लाई करेंगे, 20% कॉस्ट दे रखा है, तो यहाँ पर जाएगा 5/6 होना चाहिए, ये हो जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर हो जाएगा 1। 20% मतलब जब से हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। 5 कॉस्ट होती है और 6 में से बेच रहे हैं, यानी कि हम सेल्स में बेच रहे हैं, ये कॉस्ट है। तो बीच का 1 रुपये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट आ गया। 6 रुपये हमारा सेल्स आ गया, सेल्स हमें दे रखी है, तो इसे हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे यूनिटरी मेथड के हिसाब से। तो जब हम लोग इसे ऐसा करेंगे तो हमारे पास की वैल्यू हो जाएगी 15,000 रुपये। तो प्रॉफिट आ गया हमारा 15,000, ठीक है। जब 15,000 आ गया हमारा, अब हमें निकालना है क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमने पीछे ट्रेडिंग अकाउंट देखा है, तो यहाँ पर आएगा हमारा ओपनिंग दे नहीं रखा हमें, 0 हो जाएगा। फिर ओपनिंग के अंदर सेल्स दे रखी है हमें 90 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, प्रॉफिट मिल गया हमें, ग्रॉस प्रॉफिट 15,000, तो 15 यहाँ आ गया। अब बैलेंस कर दो तो हमारे यहाँ पर जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल आएगा। नहीं, परचेस भी हमें दे रखा है यहाँ पर, परचेस कैसे भूल गए, परचेस दे रखा हमारा 1,00,000 रुपये, ठीक है। तो अब हम बैलेंस कर देते हैं इन दोनों को, 1,15,000 और 1,15,000 हो गया, इसमें से 90,000 माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 25,000। तो हमारा आंसर है यहाँ पर 25,000, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।